डेफिनेशन सॉलिड कंक्रीशंस में, सॉलिड ठोस कंक्रीशन ज़रात जो एक जगह इकट्ठे हो जाए ये चीज़ें सॉलिड कंक्रीशंस ठोस ज़रात है फॉर्म्ड इन द गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर पित्ते के अंदर या बाइल डक्ट के अंदर बन जाते हैं ड्यू टू एबनॉर्मल कंपोजिशन ऑफ बाइल। यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो हमने बाइल की कंपोजिशन पढ़ी है जिसमें वाटर और बाइल पिगमेंट बाइल सॉल्ट कोलेस्ट्रॉल और सारी चीज़ें हमने अभी देखी हैं, उसकी कंपोजिशन अगर किसी तरीके से ख़राब हो जाती है, एब नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मली लिवर 24 आवर बाइल बना रहा है जो कि स्टोर हो रही है गॉल ब्लैडर के अंदर, और जिस वक्त डाइजेशन में ड्यूडेनम में ज़रूरत होती है तो वो पिता उसको एक्सक्रीट करता है और वो वहाँ पे जाके अपना काम ग़िज़ा को हज़म करने में करती है। और अगर उस बाइल की कंपोजिशन एब नॉर्मल हो जाए तो वो सॉलिड कंक्रीशंस की सूरत में पित्ते के अंदर जमा होना शुरू हो जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे ये बाइल गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन गई हैं या कोलिलिथियासिस हो गया। अब इसमें इसकी टाइप्स हैं डिफरेंट, जिसमें सबसे पहले जो टाइप वो लिखता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, मोस्ट कॉमन है, येलो और पेयर इन कलर होती हैं और 40 साल से ऊपर की जो उम्र की औरतें होती हैं उनमें ये बहुत कॉमन है कोलेस्ट्रॉल स्टोन, क्योंकि बाइल का एक की कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हमने पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल, और जब बाइल कंसनट्रेट होती है तो उसमें अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है तो उस वक्त एबनॉर्मल कंपोजिशन आ जाएगी, और एबनॉर्मल कंपोजिशन आने की वजह से आगे जाके हम इसका पैथोजेनेसिस पढ़ेंगे, जो लास्ट हमने देखना है कि कंपोजिशन क्या बनी, वो क्या मैकेनिज्म बना कि जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन बन जाएंगे। दूसरा हमने बाइल का की कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा था बाइल पिगमेंट्स, ठीक है, दूसरे स्टोन क्या बनेंगे, बाइल पिगमेंट्स के, और तीसरे स्टोन बनते हैं मिक्स टाइप, जिसमें कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट्स बाइल सॉल्ट के मिक्स टाइप स्टोन्स होते हैं, ठीक है। हाँ, बाइल पिगमेंट्स और तीसरा मिक्स टाइप, ये 3 टाइप्स के स्टोन हैं। जैसे अगर कभी आपने किसी बंदे का किडनी का स्टोन निकला हो ना, तो हम उसको स्टोन एनालिसिस के लिए भेजते हैं। अक्सर पेशेंट आके कहते हैं कि डॉक्टर साहब गुर्दे में पथरी बनी थी, मैंने दवाई ली, वो निकल गई, 2 महीने 4 महीने 6 महीने बाद फिर पथरी बन गई। तो कोई ऐसा तरीका नहीं हो सकता कि वो पथरी बार बार ना बने। हाँ, तो हम उसको जिधर बाकी सारी चीज़ें करते हैं कि इन्फेक्शन को अवॉइड किया जाए, ऐसी चीज़ों को, यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जाए, कैल्शियम लेवल को कंट्रोल किया जाए, वहाँ पे हम एक टेस्ट करवाते हैं स्टोन एनालिसिस का, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये स्टोन किस चीज़ से बना हुआ है, ताकि वो ग़िज़ाएँ जिसमें वो चीज़ ज़्यादा है वो पेशेंट को मना की जाए ताकि दोबारा उसको स्टोन ना बने। तो सेम लाइक जब हमने बाइल के अज्जा को पढ़ लिया तो बाइल के अज्जा में कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट और मिक्स, ये सारी चीज़ें बाइल में मौजूद थी, और इसका आगे हमने मैकेनिज्म पढ़ लेना है। यहाँ पे हमने इसकी टाइप्स देख ली हैं कि मोस्टली कोलेस्ट्रॉल स्टोन होंगे, बाइल पिगमेंट स्टोन होंगे और मिक्स टाइप के स्टोन भी हो सकते हैं। वो कैसे बनते हैं वो आगे हम पैथोजेनेसिस में देखेंगे। हाँ, लेकिन मोस्टली ये 3 टाइप्स के कॉमनली मैंने बहुत कम देखा है, मर्दों की रेशो भी बहुत कम है, मर्दों में गॉल ब्लैडर के स्टोन बहुत कम हो आप देखेंगे, मोस्टली पित्ते में पथरियाँ औरतों में ही लेके आती हैं, लेकिन होती हैं मर्दों में भी, लेकिन ये रेशो बहुत कम है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन, बाइल पिगमेंट स्टोन और मिक्स टाइप स्टोन, ये स्टोन्स कॉमनली आपको देखने में मिलेंगे। इसके बाद वजह क्या होती है, वजह में सबसे पहली वजह आ जाती है एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जब किसी बंदे का कोलेस्ट्रॉल बॉडी लेवल इंक्रीज होगा तो जब लिवर उसको सिंथेसिस करेगा बाइल में भी वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रिलीज होगा, जब बाइल में वो कोलेस्ट्रॉल रिलीज होगा तो जब पित्ते में वो स्टोर होगा, पित्ता उसको स्टोर करने के बाद जब कंसनट्रेट करेगा तो कंसनट्रेट करने में भी वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कंसनट्रेशन में आ जाएगा। जब वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कंसनट्रेशन में आएगा तो वहाँ पे जो पथरी बनेगी, जो उसकी सॉलिड कंक्रीशंस बनेगी, उसकी एबनॉर्मल कंपोजिशन की वजह से, क्योंकि उसमें खास मकदार में होना चाहिए था कोलेस्ट्रॉल, और जब वो कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया तो वो पित्ते में जो पथरी बनेगी वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनेगी। तो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक बड़ी वजह है।
एक बंदे के जिस्म में पित्ते की पथरियों में कोलेस्ट्रॉल स्टोन बनने की बड़ी वजह। दूसरे नंबर पे आ जाता है कि डिक्रीज बाइल साल्ट। अब बाइल साल्ट्स वो साल्ट्स हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। अब जब पित्ते में कोलेस्ट्रॉल आता है तो पित्ते में मौजूद जो नमकियात हैं वो पित्ते में उस कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने में, उसको सारा करने में हेल्प आउट करते हैं। अब अगर बाइल साल्ट ही अपनी मिकदार में कम हो जाएंगे तो वो जो बाइल साल्ट्स हैं जिसने डिज़ोल्व करना था, पिघलाना था उस कोलेस्ट्रॉल को, वो नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो फिर भी पित्ते में पथरी बनेगी। इंक्रीज बिलीरुबिन, अगर बिलीरुबिन किसी वजह से इंक्रीज हो गया हुआ है, वो रंगदार मादा, तो भी उसमें पित्ते में पथरियां बन सकती हैं। स्टैग्नेट बाइल ड्यू टू पुअर मोटिलिटी, अगर पित्ते की नॉर्मल जो हरकत है वो नहीं होगी तो वो बाइल जो है वो रुकी रहेगी काफ़ी देर तक अपने गॉल ब्लैडर के अंदर। जब वो रुकी रहेगी काफ़ी देर तक तो वो सुपर सैचुरेट होके, मैं इसकी मिसाल आमतौर पे ऐसे देता हूँ कि हम गर्मियों में शरबत बनाते हैं और अगर हम एक जग पानी में 1 कप चीनी डालते हैं या कोई भी मिकदार हमने डाली हुई है तो वो उतनी ही चीनी वो पानी अपने अंदर हाल कर सकता है। ठीक है, मतलब वो जो हमने एक पैमाना बनाया होता है कि इतनी 1 जग पानी में इतना पैमाना हम चीनी का डालेंगे तो ये इसमें डाइल्यूट हो जाएगी। और अगर हम कभी उससे चीनी ज़्यादा डाल लें या हम कभी पानी कम डाल लें तो वो क्या होगा कि चीनी नीचे बैठ जाएगी। सुपर सैचुरेशन, यानी कि जो उसकी हल करने की इस्तेदाद है पानी की वो उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब वो सुपर सैचुरेशन के 2 तरीके हैं। या तो हम उसमें पानी और डालते हैं, ठीक है डॉक्टर साहब, पानी और डालते हैं, या माएँ क्या करती हैं कि शरबत थोड़ा ज़्यादा बना लेती हैं और वो चीनी उसमें हाल हो जाती है। या दूसरा तरीका क्या होता है कि हम शरबत पी लेते हैं और नीचे से वो चीनी चम्मच के साथ वैसे बच्चे खा लेते हैं। अब इसको, ये जो सुपर सैचुरेशन वाला मेथड है, इसको हम इधर अब कैसे करेंगे कि या तो बाइल का फ्लो इंक्रीज किया जाए जिसमें 95% वाटर है, वो पित्ते में जो बाइल आ रही है वो स्टोर होने की बजाय, कंसंट्रेट होने की बजाय साथ ही साथ फ्लो होती जाए। बाइल का फ्लो इंक्रीज होगा तो वो जो बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल या मिक्स टाइप्स की कंक्रीशंस बन रही हैं एब नॉर्मल कंपोजिशन की वजह से, वो फ्लो की वजह से निकल जाएंगी। अगर ऐसे नहीं निकलेगी तो दूसरा तरीका ये है कि हमने यहाँ पे जब पित्ता बनाया तो उसको हमने साइड पे काट दिया कि अब इसको हम ऑपरेट करवा के पित्ते को निकलवा देते हैं। ठीक है, यहाँ हमने चम्मच के साथ चीनी बाद में से खा ली, यहाँ हमने उसको फ्लो बढ़ा के उसी के अंदर मिक्सअप करके तो डिजॉल्व करके निकाल दिया। जब हम अपने मटीरियल मेडिका पढ़ेंगे तो उसमें ये ही चीज़ें आएंगी कि कौन सी चीज़ है बर्बरस जो है वो बाइल के फ्लो को इंक्रीज कर देती है विद स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ बर्बरस वल्गरस। उसकी जो खास अलामात हैं, उसके पेशाब का कलर है, उसकी वो सारी चीज़ें आ रही होंगी तो बर्बरस मेडिसन पित्ते की पथरी में भी काम करेगी। उसी तरह फिल्ट्योरी है, उसी तरह जो भी, मैं सिर्फ वो चंद एक दवाइयाँ बता रहा हूँ जो हर बंदे के ज़हन में है। ठीक है, अब डायस्कोरिया रिनल गॉलस्टोल कॉनर के ऊपर, रिनल कॉलेज के ऊपर बड़ा अच्छा काम करती है। उसकी एक खास सिम्टम है वो ऐसे रिथिंग ट्विस्टिंग पेन पीछे की तरफ। और फिर अगर मैं डायस्कोरिया देता हूँ तो काम करती है और आप डायस्कोरिया देते हैं तो काम नहीं करती। तो उसमें उसकी पोटेंसी मैं आपको ठीक नहीं बताता हूँ, पोटेंसी ठीक बता देता हूँ तो मैं उसको आपकी डोज सही नहीं बताता हूँ कि इतने कतरे मदर टेंचर में इतनी दफ़ा देने हैं तो ये काम करेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह इसके मटीरियल में देखेंगे। तो दूसरी काज क्या आ गई, इंक्रीज बिलीरुबिन, और तीसरी स्टेग्नाइड बाइल ड्यू टू पुअर मोटिलिटी। जो उसकी मस्कुलर रेयर है, जो मोटिलिटी है, उसकी हरकत है वो प्रॉपर नहीं होगी तो बाइल उसमें रुकी रहेगी, उसकी वजह से भी पित्ते में पथरी बनेगी। डाइटरी फैक्टर्स, अगर हम हाई फैट लो फाइबर डाइट ले रहे हैं तो भी पित्ते में पथरी बनेगी। ठीक है, अगर हम चर्बी वाली ग़िज़ाएं बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उससे कोलेस्ट्रॉल लेवल इंक्रीज, हर चीज़ का एक मैकेनिज्म आएगा फिर से कि एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल कैसे बना रही है पित्ते में पथरी, और डिक्रीज बाइल साल्ट कैसे बना रहा है, इंक्रीज बिलीरुबिन कैसे बना रहा है, फिर वो बड़ी लंबी कहानी हो जाती है। लेकिन हम इस सब को जनरली एक पैथोलॉजी में यहाँ पे हम इस सब इसको एक एक एज ए कॉज पढ़ते जा रहे हैं कि ये वजह हो सकती है। आगे मैकेनिज्म क्या होगा वो आगे हम पैथोजेनेसिस में देख लेते हैं सारा। ठीक है,
उसके बाद जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, फैमिली हिस्ट्री। आपने देखा होगा कि बाज़ फैमिलीज में औरतें मोटी होती हैं तो सारी मोटी होती हैं, पतली होती हैं तो सारी पतली होती हैं जी, ख़ानदानी तौर पे हमारा ऐसे ही जिस्म जी चल रहा है। तो अमूमन जो मोटे लोग होते हैं उनकी फैमिली में वही मोटे लोग, फिर वही लाइफस्टाइल, फिर वही खाने, फिर वही सारा कुछ, वही कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज और वही पित्ते की पथरियाँ। और बाज़ का हम लोग उसको मैथमेटिक में भी गिनते हैं, बाज़ का डायथिसिस में भी गिनते हैं कि बॉडी की एक स्पेशल हैबिट बन जाती है, बॉडी एक सर्टन म्याज़म में चल रही होती है, वो नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है और वो इस तरह बार बार उस खानदान में पित्ते की पथरियाँ बन रहती हैं। और प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ हार्मोनल चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से बाइल कंसंट्रेशन बढ़ती है और बाइल कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं। और मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हम देखते हैं कि ये मोटे लोगों में पित्ते की पथरियाँ बहुत ज़्यादा कॉमन होती हैं। और फिर एक बहुत ही कॉमन जो हम लोग देखते हैं फीमेल 5F, कि औरत होगी 40 से बड़ी उम्र की होगी, फैटी होगी, बहुत ज़्यादा मोटी होगी, फर्टाइल होगी, उसके बच्चे काफ़ी ज़्यादा होंगे, ठीक है, और फेयर होगी और खूबसूरत, यानी कि मोटापे में फ्लैशी पीपल जो होते हैं वो उनमें ये आएगा। तो 5F जो है वो उसमें बड़ा कॉमनली गिना जाता है। तो ये तमाम वजूहात हैं जो हम देख सकते हैं कि अगर ये वजह हो सकती है इस बंदे में पित्ते की पथरी बनने की। अगर एक बंदे को पित्ते की पथरी बन गई है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस बंदे को पित्ते की पथरी है? कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम्स, कोई अलामत लेके तो आएगा ना जिससे हमें पता चलेगा। तो मोस्टली जो पित्ते की पथरीज होती हैं वो एसिम्टोमेटिक होती हैं, कोई अलामत नहीं होती। बंदे ने किसी वजह से, शायद किडनी में स्टोन था, शायद वो प्रेग्नेंट था, फीमेल प्रेग्नेंट थी, या कोई भी और वजह थी, उसने अल्ट्रासाउंड करवाई और रूटीन अल्ट्रासाउंड पे पता चल गया कि आपके तो पित्ते में भी पथरी है, लेकिन अभी उसकी कोई सिम्टम्स, कोई अलामत जो है वो जाहिर नहीं हुई होती। और उसके बाद जो सबसे बड़ी अलामत जो कॉमनली जो गॉलस्टोन कॉलिक लेके आते हैं, राइट अपर क्वाड्रेंट, हमने इसकी लोकेशन पढ़ी, उसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यहाँ पे अब समझ आ रही है कि हमें पता है कि यहाँ पे पित्ता मौजूद होता है, राइट अपर क्वाड्रेंट। उसने ये इसको राइट अपर क्वाड्रेंट गिन लिया है, ठीक है, जिसको हम लोग राइट हाइपोकार्डियम कह रहे थे। और यहाँ से एपिगैस्ट्रियम की तरफ उमूमन मैदे के मरीज होते हैं और यहाँ पे अगर बहुत सीवियर पेन लेके आ रहे होते हैं तो उसको हम देख सकते हैं कि यार हो सकता है ये गॉलस्टोन कॉलिक हो। उसके बाद नाजिया, वॉमिटिंग, दिल खराब और उल्टी वगैरह, इनडाइजेशन एंड ब्लोटिंग, खुराक हजम नहीं होती और पेट में गैस और हवा बनती है, जॉइंडस। यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि जब भी हमने अभी पढ़ा है कि जो लिवर से नाली लेके आ रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट, आगे से सिस्टिक डक्ट बन के वो पित्ते की नाली बन जाती है और उधर से वापस सिस्टिक डक्ट आए तो ना कॉमन बाइल डक्ट बनती है। अगर वो सिस्टिक डक्ट बंद हो जाए पित्ते की पथरी की वजह से, यहाँ पे हमने बात की ना सॉलिड कंक्रीशन फॉर्म्ड इन द गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट, अगर वो बाइल डक्ट में बंद हो जाएगी, वो स्टोन बनेगी, वो सॉलिड कंक्रीशन बाइल डक्ट में होगी, गॉल ब्लैडर के अंदर नहीं होगी, उस नाली के अंदर आएगी, तो वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडस। अभी हम एलएफटी की रिपोर्ट पढ़ना भी अगर सीखे ना, उसमें हम बिलिरुबिन, एसटीपीटी या एएलटी, एएसटी और अल्कलाइन फास्फेटेस, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं लेकिन मोस्टली ये चार चीज़ें हम इसको देखते हैं। अगर किसी पेशेंट का अल्कलाइन फास्फेटेस इंक्रीज आ रहा है एलएफटी के रिपोर्ट के अंदर, तो मे भी उसके बाइल डक्ट के अंदर स्टोन है और उस स्टोन की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो बैक प्रेशर बन के बिलिरुबिन भी इंक्रीज होगा और वो उसको पीला यरकान या जॉइंडिस की सिम्टम्स भी होगी और साथ में उसको अल्कलाइन फास्फेटेस बताएगा कि ये ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप है, इसके पित्ते में कोई पथरी है जो कि इसकी कॉमन बाइल डक्ट, सॉरी सिस्टिक डक्ट में या बाइल डक्ट में फंसी हुई है। बाइल डक्ट नीचे चली जाती है, सिस्टिक डक्ट जो पित्ते की नाली है और बाइल डक्ट जो है वो उससे आगे निकल के जब जा रही है तो उसको हम बाइल डक्ट बोलते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई स्टोन फंसा हुआ है तो वो लिवर से आने वाली जितनी भी बाइल है उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो जो टाइप ऑफ जॉइंडस होगा ऑब्स्ट्रक्टिव होगा और उसमें अल्कलाइन फास्फेटेस इंक्रीज आएगा। ठीक हो गया। और उसके बाद फीवर एंड चिल, जब भी बॉडी में सोजिश आएगी, कोई भी पित्ते की जब पथरी होगी वो फंस भी जाएगी तो जिसम में सोजिश और इन्फ्लेमेशन के साइन एंड सिम्टम्स भी, और जिसम में जहाँ भी सोजिश आएगी, लास्ट टाइम भी हमने इन्फ्लेमेशन के ऊपर काफ़ी डिटेल से बात की, एक्यूट इन्फ्लेमेशन आएगी, फिर वो अगर 5-10 दिन 15 दिन से ज़्यादा चली जाएगी तो वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पे चली जाएगी और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में लो ग्रेड फीवर जो है वो हल्का हल्का बुखार या सर्दी लगना
और टेंडरनेस इन राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट अपर क्वाड्रेंट में छूने से सख्त तरीन, यानी कि वो छूना भी पसंद नहीं करेगा, तो उसको वो कहता है कि टेंडरनेस राइट अपर क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये बहुत सीवियर टाइप का इसमें ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद उसमें कहता है कि कॉम्प्लिकेशंस, अगर ये अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, बाद पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनको बता भी दिया जाए तो वो पित्ते की पथरी का ट्रीटमेंट प्रॉपरली नहीं करते। अगर उनको दर्द को आराम आ जाए, अगर उनको मैदे में जलन तेजाबियत का आराम आ जाए, उनकी मतली कैप वगैरह, गैस हवा, इंडाइजेशन, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं, वो पित्ते की पथरी की दवा प्रॉपर तरीके से नहीं खाते। तो अगर इफ़ अनट्रीटेड देन कॉम्प्लिकेशंस, वो पेचीदगियाँ पैदा करेगा, और सबसे पहली पेचीदगी क्या होगी? कोलिसिस्टाइटिस। बाज़ पेशेंट टू स्टार्ट विद जब हमारे पास आता है तो वो कोलिसिस्टाइटिस हो चुका होता है, और बाज़ पेशेंट अर्ली डायग्नोज हो जाता है, जैसे मैंने बताया कि वो किसी और मकसद के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने गया और पता चल गया कि उसके पित्ते में पथरी है। वो पित्ते की पथरी अगर ये लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर वो उसको छोड़ दिया जाए, उसका इलाज ना किया जाए, तो वो कोलिसिस्टाइटिस है, पित्ते की सोजिश। पित्ते की सोजिश की एक अलहदा से लिस्ट है रिपोर्टरी में, पित्ते की पथरियों की अलहदा से। और इसके बाद वो क्या होगा कि वो कोलिसिस्टाइटिस में, पित्ते की सोजिश में कन्वर्ट हो जाएगी। अच्छा, और क्या हो सकता है? हाँ जी, इन्फेक्शन हो सकती है बाइल डक्ट की, पैंक्रियाज की सोजिश हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस, ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस क्या होता है। उसके बाद गॉल ब्लैडर कैंसर, अगर पित्ते में सोजिश इतना अरसा पड़ी रहे तो वो कहता है कि वो कैंसर पे भी कन्वर्ट हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन के बाद आ जाता है कि हम अगर किसी पेशेंट को पित्ते की पथरी होगी है तो उसकी तशखीस कैसे करेंगे? तो तशखीस के लिए सबसे आसान मेथड हमारे पास है डायग्नोसिस अल्ट्रासोनोग्राफी। बड़ा कॉमन है, बड़ा आसानी से हो सकता है, अफोर्डेबल भी है। हर पेशेंट जाके अल्ट्रासाउंड करवाएगा तो उसको अर्ली पता चल जाएगा कि उसके पित्ते में पथरी मौजूद है या नहीं है। उसके बाद सीटी स्कैन और एमआरआई, ये दो बड़ी अच्छी टेक्निक्स हैं जिसके अंदर पता चल जाता है। खास तौर पे उस वक्त यूज़ की जाती हैं जब अगर बाइल डक्ट में या सिस्टिक डक्ट में स्टोन फंसे होने का देखना हो, तो हम इस चीज़ के ज़रिए पता चला सकते हैं कि उसकी स्टोन कहीं फंसी तो नहीं हुई। उसके बाद ब्लड टेस्ट है, सीबीसी इन्फेक्शन मार्कर। अगर ब्लड टेस्ट में सीबीसी थोड़ा कंप्लीट ब्लड काउंट में चीज़ें आ रही हैं तो वो भी बता देती हैं। अगर लिम्फोसाइट्स वगैरह इंक्रीज आते हैं, जैसा कि हमने सिलिक डिजीज में पढ़ा था, तो वो हमें बता रहे होते हैं कि वो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। अगर न्यूट्रोफिल्स वगैरह इंक्रीज आ रहे हैं तो हमें एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये सर्टन टेस्ट हैं जो बता देते हैं कि पित्ते की पथरी को तशखीस कैसे करना है। डॉक्टर साहब यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम पैथोजेंसिस देख लेते हैं कि गॉल स्टोन्स बनती कैसे हैं, मैकेनिज्म क्या होता है।